हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग के पार्ट सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी पोजीशन होती है जो किसी भी सीरीज की सेंट्रल पोजीशन को डिसाइड करती है, तो उसको हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इसका जैसे एग्जांपल है मीन, मोड, मीडियन। तीन इसके मेन एग्जांपल होते हैं। दूसरा होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन का मतलब यह होता है जो एक एवरेज होता है किसी भी डाटा का, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि रेंज हो गया, वेरिएंस हो गई, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया। ये इसके डायरेक्ट एग्जांपल पूछे जाते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन के। तो ये 3-4 इसके एग्जांपल हैं। चौथा है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसका जो एग्जांपल होता है स्टैंडर्ड एरर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। ये आपको याद रखने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि रेंज क्या होती है। रेंज किसी भी डाटा की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। अब बात करते हैं मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन एब्सोल्यूट किसी भी एवरेज का एक एब्सोल्यूट डेविएशन होता है, उसको हम लोग मीन डेविएशन कहते हैं। ये किसी भी सीरीज में सबसे कम अफेक्टेड वैल्यूज होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक प्रकार का आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है। ये हमेशा मीन डेविएशन से बड़ा होता है, ग्रेटर देन मीन डेविएशन। इसका एक फार्मूला भी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 5/4 मीन डेविएशन, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, या ऐसा कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस। ये भी आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100। ये कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ग्रीगर जॉन मेंडल को। इन्होंने दो लॉ दिए थे। पहला लॉ इन्होंने गैमीट पे दिया था, फिर दूसरा लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे दिया था। जो गैमीट वाला लॉ था वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है। जो दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ था वो इसका जो एक्सेप्शन, एक लिंकेज इसका एक्सेप्शन रह गया था। इसके हम लोग इन्होंने कुछ रेशियो बनाए थे, जैसे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड के कुछ रेशियो हैं। ये डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। मोनो हाइब्रिड का फिनोटिपिक जो रेशियो होता है 3:1 होता है। जीनोटिपिक जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है। नीचे आप देख पा रहे हैं, नोट करके लिखा है डाई हाइब्रिड क्रॉस इक्वल टू 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये इसका फार्मूला होता है। अब इसको आपको जैसे F2 फिनोटिपिक रेशियो में डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो आपको जैसे फिनोटिपिक रेशियो निकालना है तो 3:1 का होल स्क्वायर करके वो करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आता है 9:3:1 आता है। F2 जो जीनोटिपिक रेशियो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, उसको 1:2:1 का जब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल कर आता है 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ये आता है। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट नोट में है बैक क्रॉस की बात करते हैं। बैक क्रॉस ये 2 टाइप्स के होते हैं। टेस्ट क्रॉस होता है, आउट क्रॉस होता है। बैक क्रॉस होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। बैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि F1 जनरेशन से जो भी चीज़ें प्राप्त होती है उसको होमोजाइगस पेरेंट के साथ
किसी भी होमोजाइगस पेरेंट के साथ मतलब क्रॉस करवा दिया जाता है, उसको हम लोग मतलब बैक क्रॉस करते, चाहे होमोजाइगस हो, डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, या मतलब जैसे होमोजाइगस में डबल टी डोमिनेंट भी है, जो ये डबल स्मॉल टी है वो रिसेसिव फॉर्म में है। तो अगर इसका क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करा दिया जाता है तो इसको बैक क्रॉस कहते हैं। दूसरा है इसी का मतलब दो टाइप होते हैं, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, F1 जनरेशन से जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ, उसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करा दिया गया तो उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यदि यही डोमिनेंट के साथ क्रॉस करा देते हैं तो इसको आउट क्रॉस कहते हैं। ये हो गया मतलब क्रॉसिंग। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीन एक्शन की। ये दो टाइप के जीन एक्शन होते हैं, एडिटिव जीन एक्शन होता है, दूसरा नॉन एडिटिव जीन एक्शन होता है। जो नॉन एडिटिव जीन एक्शन होता है ये भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एलेलिक इंट्रैक्शन, दूसरा होता है नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन। जो एलेलिक इंट्रैक्शन होते हैं उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। ये इसका एग्जाम्पल है। नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन के एग्जाम्पल एपिस्टेसिस। अब यहाँ नीचे नोट करके लिखा गया, एलेलिक इंट्रैक्शन इज आल्सो नोन एज इंटरजेनिक इंट्रैक्शन या इंट्रा एलेलिक इंट्रैक्शन। एलेलिक इंट्रैक्शन का मतलब यह होता है कि मतलब एक ही के बीच एक इंट्रैक्शन जो होता है उसको हम लोग इंट्रा एलेलिक इंट्रैक्शन बोलते हैं। जो नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन होते हैं या इसमें दो या दो से ज़्यादा एलील इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको इंटर एलेलिक इंट्रैक्शन बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलेलिक इंट्रैक्शन की। एलेलिक इंट्रैक्शन के एग्जाम्पल दिए मतलब हैं डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मतलब डोमिनेंस के फिनोटिपिक ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो तो भी डोमिनेंस होगा, यदि होमोजाइगस कंडीशन है तो भी मतलब डोमिनेंस कहलाती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो द फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ हेट्रोजाइगस इज लाइज बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव होमोजाइगस। मतलब दोनों में से कोई एक होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन हो तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाएगी। अगर दोनों जैसे कैपिटल टी है और जब कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराते हैं तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है तो दोनों का 50-50 रेशियो रहता है। और डोमिनेंस में अगर जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ है तो कैपिटल टी अगर डोमिनेंस है तो उसका 100% मतलब योगदान रहता है, ऐसा है। ये मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ओवर डोमिनेंस में क्या होता है, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है वो सुपीरियर होती है होमोजाइगस से। अब हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन रखा गया है, कैपिटल ए इजकल टू 10 और स्मॉल ए इजकल टू 0। आपको बताना है ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस इसका जैसा कि अभी आप मतलब इसका जो थ्योरेटिकल फॉर्म है, हेट्रोजाइगस इज सुपीरियर। मतलब जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है जब इसका क्रॉस कराते हैं कैपिटल ए का स्मॉल ए से, तो जो F1 जनरेशन में प्राप्त होता है कैपिटल ए स्मॉल ए, तो जो इसका हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है वो उससे सुपीरियर होता है। तो इसका जो डी आंसर है कैपिटल ए स्मॉल ए इक्वल टू 15, यही राइट आंसर है। दूसरा है कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस में अगर कैपिटल ए मतलब स्मॉल ए से डोमिनेंट है, मतलब सुपीरियर नहीं है, तो इसका जो सी ऑप्शन है कैपिटल ए स्मॉल ए इक्वल टू 10, ये राइट आंसर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इसका मतलब जो अगर उसमें स्मॉल ए है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए वाला यानी मैंने अभी आपको बताया ना 50-50 का रेशियो होता है, तो इसका कैपिटल ए स्मॉल इक्वल टू 7, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। अब एडिटिव जीन एक्शन क्या होती है? एडिटिव जीन एक्शन का मतलब ये होता है कोई जीन और उसमें एक्स्ट्रा ऐड है, तो इसीलिए इन दोनों का जो योगदान है यानी कि जो रेशियो होता है वो कम होता है। तो जो कैपिटल ए स्मॉल ए इक्वल टू 5 है वो सही आंसर जाएगा।
नीचे लिखा भी है आंसर इज इंडिकेटेड बाय बोल्ड लेटर, यानी कि जो ब्लैक कलर के लिखे गए हैं, मार्किंग की गई, वही उसका आंसर है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल टाइप से दिया गया है एलिलिक इंट्रैक्शन एंड दियर फिनोटिपिक रेशियो, और फिर दूसरा है टाइप्स ऑफ नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन एंड F2 फिनोटिपिक रेशियो। तो जो इसके एग्जाम्पल हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, इसका रेशियो 1:2:1। कोई भी डोमिनेंस हो, चाहे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, को डोमिनेंस हो, ओवर डोमिनेंस हो, तीनों का जो फार्मूला है, रेशियो है 1:2:1 है। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल वो आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल जैसे फीदर कलर इन एंडोलेशन फाउल जो होता है, उसका फीदर कलर आपको अगर आता है तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप, जो ह्यूमन का AB ब्लड ग्रुप होता है वो है। फिर दूसरा सिकल सेल एनीमिया, इसका एग्जाम्पल है। तीसरा रोन कोट कलर इन शार्ट हॉर्न कैटल, ये बहुत मतलब आता है कि ये किसका एग्जाम्पल, तो ये को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ये रहा एलिलिक इंट्रैक्शन का। अब हम बात करते हैं नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन की। नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन में पहला है कोलैबोरेटिव जीन एक्शन, इसका जो रेशियो है 9:3:1। आपको ये रेशियो ही याद करना, ये रेशियो ही डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। डोमिनेंस एपिस्टेसिस का जो रेशियो होता है वो 12:3:1 होता है। रेसेसिव एपिस्टेसिस का जो रेशियो होता है या सप्लीमेंट्री जीन एक्शन का रेशियो तो 9:3:4 होता है। फिर चौथा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का, इसका जो रेशियो होता है 9:7 होता है। डुप्लीकेट जीन एक्शन का जो रेशियो होता है 15:1 होता है। इनहिबिटरी जीन एक्शन का जो रेशियो होता है 13:13 होता है। ये कुछ मतलब पॉइंट थे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में बात करते हैं कि ये प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होती है। प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब जिसमें एक से ज़्यादा मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट का एक सिंगल जीन के द्वारा मतलब कई कैरेक्टर कंट्रोल किए जाते हैं, उसको हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। या मोर, ये लिखा भी है कि ए सिंगल जीन दैट कंट्रोल मोर देन वन ट्रेट, मतलब एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा ट्रेट को कंट्रोल करती है तो वो प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए सिकल सेल एनीमिया, इसका एग्जांपल है हेलोथिन जीन इन पिग में हेलोथिन जीन जो होती है वो भी प्लियोट्रॉपिक का एग्जांपल होती है। फिर तीसरा है डबल मसलिंग जीन इन कैटल में जो डबल मसलिंग जीन होती है वो भी प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जांपल है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीजीन की। पॉलीजीन मतलब विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा जीन का यूज होता है, मतलब दो या दो से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व हो रही तो उसको हम लोग पॉलीजीन बोलते हैं। प्लियोट्रॉपिक जस्ट इसी का उल्टा, प्लियोट्रॉपिक में एक ही जीन दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर को मतलब डिनोट करती है, और इसमें क्या है एक ही कैरेक्टर को दो या दो से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व हो रही। ये चीज़ें थोड़ा समझने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब ये होता है एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं सेम ही होमोलोगस क्रोमोसोम पर, मतलब एक से ज़्यादा अगर एक ही जीन के एक से ज़्यादा एलील प्रेजेंट है तो उसको हम लोग मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। इसका जो मल्टीपल एलिलिज्म प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, म्यूटेशन के द्वारा होता है। मल्टीपल एलिज का एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। फिर दूसरा कोट कलर इन रैबिट में जो कोट कलर होता है वो भी इसका एग्जांपल है मल्टीपल एलिज का। तीसरा है आई कलर इन ड्रोसोफिला मतलब जो आँख होती है उसका जो कलर होता है वो भी मल्टीपल एलिजिन का एग्जांपल है। फिर नीचे ये एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया है ह्यूमन में कि मतलब जैसे ए ब्लड ग्रुप है उसका एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है, तो सभी को पता होगा। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी जस्ट उसके अपोजिट होती है। ए बी है तो ए बी का ए बी एंटीजन होता है, उसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। जो ओ होता है उसका कोई एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों होते हैं। नीचे नोट करके लिखा गया पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप इन मल्टीपल एलिल, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा एलिल दे दिया जाए तो इसका एक फार्मूला होता है मल्टीपल एलिल का। यन मतलब एलिल का एग्जांपल है इक्वल टू यन, n+1
डिवाइड बाई 2, जहाँ n मतलब नंबर ऑफ एलील है, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे नीचे लिखा है ओ निगेटिव हमेशा यूनिवर्सल डोनर होता है, जो AB पॉजिटिव हमेशा यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। ब्लड ग्रुप हमेशा जो डिसाइड होता है एंटीजन पे प्रेजेंट, मतलब RBC की जो सेल होती है उस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू हम लोग ये ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इसका जो गैमीट या फिनोटिपिक रेशियो होता है, इसका फार्मूला है 2:1। तो जब आप निकालोगे तो यहाँ नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस ये आप कर सकते हैं साल। हम बात करते हैं हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर की, इसके बारे में बात करते हैं। इस पे हेट्रोसिस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनना। हेट्रोसिस क्या होता है? इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर द पेरेंट, मतलब जो ऑफस्प्रिंग होती है उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है पेरेंट्स के ऊपर। ओवर द पेरेंट लिखा है ना, तो उसके ऊपर मतलब ऑफस्प्रिंग कितना परफॉर्म कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको हेट्रोसिस कहते हैं। अब ये बात मतलब ये डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी एंड आल्सो डिपेंड अपॉन नॉन एडिटिव जीन एक्शन। जैसे एग्जांपल है डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस, इस पे भी डिपेंड करता है। हेट्रोजाइगोसिटी के साथ साथ मतलब नॉन एडिटिव जीन एक्शन पे भी डिपेंड करता है। ट्रेट विथ लो हेरिटेबिलिटी सो हाई डिग्री ऑफ हेट्रोसिस और वाइस वर्सा, यानी कि यदि हेरिटेबिलिटी लो है तो जो इसकी हेट्रोसिस होती है वो हाई होगी, यानी कि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है ईच जनरेशन हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस बाय 50% एंड हेट्रोसिस आल्सो, सो वी कैन से दैट मैक्सिमम हाइब्रिड विगर इज ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन। जैसे मतलब हर जनरेशन में वो 50% हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस होती जाती है, और जो सबसे ज़्यादा हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है वो F1 जनरेशन में ही होती है। दूसरा पॉइंट है हेट्रोसिस इन F2 इज डिमिनिश्ड ड्यू टू इंटरसेमेटिंग। हेट्रोसिस जो F2 में होती है वो थोड़ा कम होती है, उसको क्यों होती है? वो इंटरसेमेटिंग के कारण होती है। अब यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज मतलब इट इज़ प्रोड्यूस कमर्शियल स्टॉक ऑफ हाई इंडिविजुअल मेरिट। हाई इंडिविजुअल मेरिट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है कमर्शियल लेवल पे। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ब्रॉयलर लेयर स्वाइन सीप प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ दियर हाई फर्टिलिटी। हाई फर्टिलिटी के कारण ही मतलब ब्रॉयलर लेयर स्वाइन जो सीप प्रोडक्शन उसमें यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हेरिटेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी। इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हेरिटेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। हेरिटेबिलिटी ब्रॉड सेंस में होती है जीनोटिपिक डिवाइड बाय फिनोटिपिक। नैरो सेंस में हेरिटेबिलिटी होती है एडिटिव जीन एक्शन अपॉन फिनोटिपिक। रिपीटेबिलिटी का फार्मूला होता है, रिपीटेबिलिटी इक्वल टू होती है जेनेटिक वेरिएंस प्लस इन्वायरमेंटल फिनोटिपिक अपॉन वेरिएंस अपॉन फिनोटिपिक। ये है, ये नीचे दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके मैं मतलब परिभाषा पे बात करता हूँ। हेरिटेबिलिटी यदि नैरो सेंस में है तो इज द रिग्रेशन ऑफ ब्रीडिंग वैल्यू ऑन फिनोटिपिक वैल्यू को रिप्रेजेंट। ब्रॉड सेंस है तो वो जीनोटिपिक वेरिएंस टू फिनोटिपिक वेरिएंस, यानी कि ये जो फार्मूला है उसी के आधार पे इन्होंने थ्योरी बना दी। जो रिपीटेबिलिटी होती है इट इज़ द रिग्रेशन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑन प्रेजेंट परफॉर्मेंस। अगर यहाँ ये टर्म आ गया कि इट इज़ द रिग्रेशन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑन प्रेजेंट परफॉर्मेंस, जो फ्यूचर परफॉर्मेंस होता है प्रेजेंट परफॉर्मेंस के ऊपर बेसिस होता है, उसको हम लोग रिपीटेबिलिटी कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो अभी आप कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, उसको हम रिपीटेबिलिटी बोलते हैं। रिपीटेबिलिटी इज द अपर लिमिट ऑफ हेरिटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी हमेशा हेरिटेबिलिटी से अपर लिमिट होती है, यानी कि बड़ी होती है। इसका एक रेंज होती है हेरिटेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी का 0 to 1।
इसके रेंज है, ये कई बार कंफ्यूज करती है, मतलब कोरिलेशन रिग्रेशन में से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। वहाँ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी उसका मतलब रेंज होती है, यहाँ 0 to 1, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो अभी आगे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेरिटेबिलिटी कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ एन एनिमल फ्रॉम